Good morning all of you and welcome again Spin Academy YouTube channel. In this today's videos we are going to discuss about the electrochemistry topics. तो इसके जो अलग अलग टॉपिक्स है उन पर हम डिस्कशन करेंगे. आज ही इस क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपको मेन टाइम पे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर फोकस रखना चाहिए और इसकी क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो हमें पकड़ में आनी चाहिए. तो पहला ही जो फॉर्मूला है वहीं पे अगर हमें इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो जो समझ आ जाए फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो क्या वो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अपने गले की हड्डी बनी हुई है. देखिए जरा, सबसे पहले तो हम बता दें कि इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो 100 टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक को हमने 3 कैटेगरीज में यानी पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक्स है उन सभी को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट जो आप फर्स्ट टॉपिक लेते हो उसमें आपको कवर होगा ई सेल, ईएमएफ सेल या नस्ट इक्वेशन. तो ईएमएफ सेल, नस्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इसमें एप्लीकेशंस वगैरह वो सारी इसमें फर्स्ट पॉइंट पर. तो फर्स्ट पॉइंट पे आप ई सेल पढ़ लोगे, उसी में आपको नस्ट इक्वेशन और ये सारी चीजें, तो ये एक पार्ट हो गया आपका. सेकंड में जब आप चलोगे तो सेकंड के अंदर आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी. क्या जाएगी? कंडक्टिविटी. तो सारी बातें यहीं पे कर लेंगे. कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी जो चीजें हैं वो इस पे बात कर लेंगे. और इसके अंदर आने वाले कंडक्टिविटीज पे जो लॉज आते हैं, कोलराउस लॉ है ना, तो उनको भी हम इसमें बात कर लेंगे और डिवाई-हैकर लॉ उनकी भी हम इसमें बात कर लेंगे. तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद आपके पास थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है बैटरीज. क्या है? बैटरीज. तो 3 अलग अलग टॉपिक्स आपके हो गए. 3 टॉपिक. थर्ड टॉपिक में जो है आपका बैटरी है. क्या है? बैटरी. तो इसमें टाइप ऑफ बैटरीज वगैरह है वो सबके सब इसके अंदर है. ठीक है ना. तो अपन इस वीडियो में आज जो क्लासिफाई करने जा रहे हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे वो कौन है? ई सेल. यहां से हम स्टार्ट करें और ये कोर क्लास नहीं है. कोर क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनको. तो आपको सिर्फ लास्ट टाइम पे क्या क्या दिमाग में रखना है, क्या क्या माइंड में रखना है उसकी हम बात करेंगे. तो देखो जरा, देखो फर्स्ट टॉपिक हम सीधी सीधी बात करें कि आपको इसका फॉर्मूला पता होगा है ना. और इसके कितने फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले. ईएमएफ सेल की बात कर लो आप तो यहीं पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हम जो बात करते हैं वो. तो इसके लिए सीधा सीधा हम बात करें सेल, ई सेल, वो भी कौन सा? स्टैंडर्ड. ई सेल स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है तो ई सेल क्या है आपका? एनोड प्लस ई सेल कैथोड. एक तो ये है. दूसरा क्या है आपका? ई नोड सेल इक्वल टू ई कैथोड नोड माइनस ई एनोड. देखो जरा, ये आपके पास है और यहीं पे हमारे पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो यही है. हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या रिएक्शन हो रही है उसको समझना, रिएक्शन को समझना, हाफ सेल रिएक्शन को समझना और उसपे जो वैल्यूज आ रही है उसको समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. देखो जरा, अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की तो फॉर्मूला कैसे बना? ये ऊपर वाले ही फॉर्मूले से बना है. और हम जानते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल आपका जो होता है वो आपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है. और गैल्वेनिक सेल के अंदर जो सेल बनता है उसमें अगर हम बात करें, बल्ब लगा दो या मीटर लगा दो. देखो अब आपके पास यहाँ पर ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया. ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है. यहाँ आपने कोई सॉल्यूशन लिया है. जेड सल्फेट का हम लेते हैं मोस्टली, कॉपर सल्फेट का दूसरा हमने सॉल्यूशन लिया. तो यहाँ हमने जिंक लिया, यहाँ हमने कॉपर लिया. ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना. तो अब आपके पास क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको याद रखना है कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, इस तरह की चीजें, किस पे क्या चार्ज होगा, ये सब आपको देखनी है. किस पे कौन सी रिएक्शन होगी. तो सीधी सीधी हमने पढ़ा हुआ है कि हम क्या ले लें, ऐसी बड़ी चीजों को याद करने के लिए लोन ले लें. क्या ले लें? लोन ले लें. तो आपने लोन ले लिया.
लोन मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में ये देखो इधर है, उस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं एनोड, उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। खत्म कहानी। इसका जस्ट ऑपोजिट इस पे टिका दो, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट है तो ये राइट है, यहाँ ऑक्सीडेशन है तो यहाँ रिडक्शन है, ये एनोड है तो ये कैथोड है, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, बात खत्म, ठीक है। अब आ जाओ आप जैसा जैसा सेल है वैसा वैसा फॉर्मूला है, सीधी बात। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? दो हाफ सेल का जो पोटेंशियल है उसको ऐड करना, सीधी सी बात है। एक हाफ सेल ये रहा, एक हाफ सेल ये रहा, इन दोनों का जो पोटेंशियल आएगा उन पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपना स्टैंडर्ड ई सेल निकल के आ जाएगा। तो आपने ये ऐड कर दिया, फर्स्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, एनोड, तो आपने लेफ्ट में एनोड, इधर राइट में कौन है, कैथोड, तो आपने कैथोड, दोनों को कर दिया ऐड, खत्म कहानी, बिल्कुल। यहां रिएक्शन कौन सी होती है, यहां रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होती है सर? ऑक्सीडेशन होती है, यहां पे समझा देता हूं मैं ना, ऑक्सीडेशन कैसे होती है, कोई भी मेटल है, एनी मेटल, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, पॉजिटिव में आएगी, ये लो, ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में क्या होता है, कोई चार्ज मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और किस में आ जाएगी, मेटल में आ जाएगी, तो ये रिडक्शन हो गया। ये क्या है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन, है ना, ये रिडक्शन है। इतना आपको आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप यहां जानते हो यहाँ क्या होता है, यहाँ जिंक टूट के आता है, Zn+2 में आता है। तो बताओ Zn+2 में आया तो यानी कि चार्ज में आया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका मतलब कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन। सेल भी यही बोल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, जो सॉल्यूशन के कॉपर है +2 में, वो डिपॉजिट हो रहे हैं किस पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में जा रहा है, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होगा वो कौन सा होगा, आप ऐसे कर दोगे इसको। हाँ, इसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसपे हो रही है उसका जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। जिसपे रिडक्शन है, जिसपे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको ओपी बोलते हैं, इसको आरपी बोलते हैं। स्टैंडर्ड बोलना है तो स्टैंडर्ड बोल दो, है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जब इसका हाफ सेल रिप्रेजेंट करते हो तो कैसा होता है, ये कहां से कहां गया, मेटल से आयन में गया, तो मेटल से आयन में, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये आयन से मेटल में गया तो आयन से मेटल में, ठीक है ना। अब यहां देखो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, एनोड पे क्या है, ये यहां पे क्या है, जिंक था, तो जिंक जो है कहां से कहां गया, Zn+2 से गया, तो ये इसका कौन सा हो गया, ई नोट। ई नोट कौन सा, ओपी वाला, यहां पर आ गया ई नोट, किसका, इसका। ये कहां से कहां गया, कॉपर +2 से कहां चला गया, कॉपर में चला गया, तो इसमें ऐसा हो गया। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला बनाना है। तो ये जो रिएक्शन जा रही है ये जस्ट इसकी उल्टी रिएक्शन है, या ये रिएक्शन जो जा रही है वो जस्ट इसकी उल्टी है। इसमें इलेक्ट्रॉन लेके उसमें गई, इसमें इलेक्ट्रॉन दे के इसमें गई, तो उल्टी हुई ना। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, उल्टा है। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं ना, आराम से इसको लिख सकता हूं ना यहाँ पे, क्या कि ई नोट क्या है, किसी मेटल का ई नोट अगर वो जा रहा है इसमें तो उसकी जो वैल्यू होगी अगली वाली कौन सी, m से m+m में जाने की। तो ये देखो, ये तो इसमें गई, ये तो इसमें गई, और ये इसमें गई, उल्टी हो रही ना। अगर मुझे इसको वापस इसके जैसे लाना है, मतलब इसके जैसे ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, तो मैं क्या करूं, उल्टा चलूंगा। तो मैंने सीधा सीधा उल्टा चलने के लिए लगा दिया नेगेटिव चार्ज। या तो इस पे नेगेटिव लगाओ या इस पे नेगेटिव लगाओ, है ना, या तो इस पे नेगेटिव लगाओ या इस पे नेगेटिव लगाओ। तो अब अपन क्या करते हैं, हमें आगे चल के इसी फॉर्म में लेनी है, किस फॉर्म में, यू चलना है, यू मतलब आयन से मेटल की तरफ चलना है। तो आयन से मेटल की तरफ मतलब इसको उल्टा ले लूं, इसको, तो ये इसके इक्वल कब होगा, जब मैं इसकी वैल्यू पे माइनस लगा दूंगा, एक दूसरे के उल्टा। आगे क्या है बात समझ में, यही है गले की हड्डी, समझ लो बहुत अच्छे से। क्या है कि आपने ये यूं चले, अब यूं चल दो तो इसका उल्टा चले ना, जैसे यूं चले, इसको सेम टू सेम बनाने के लिए, इसको इसके सेम टू सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आयन से मेटल चला, तो देखो ये आयन से मेटल उल्टा चला तो माइनस टिका दिया, तो बराबर हो जाएंगे दोनों। लो मैं भी कुछ नहीं करता, यही करता हूं। एनोड पे हमने चेंज किया, ई सेल इक्वल टू, एनोड को मेरे को कैसे लिखना है, एनोड को इसके जैसे लिखना है,
तो मैं इसे उल्टा लिखूंगा तो यहाँ माइनस लगा दूंगा, माइनस 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 ई नोट कैसे लिखना है, Zn प्लस 2 से Zn, और कैथोड है उसको कैसे लिखना है, वो तो वैसा ही है भैया, कैथोड तो वैसा ही है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ऐसा लिखना है। अब माइनस किस पे, इस पे है ना, एन नोड पे माइनस है तो प्लस में ही है, तो मैथ्स में ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, मैथ्स में हम चीजों को प्लस वाले को हमेशा आगे रखते हैं, ये लो ये प्लस वाली आगे आ गई, कॉपर प्लस 2 से कॉपर में, और माइनस हो गया ये Zn प्लस 2 से Zn। बस आपको ये फॉर्मूला सेम टू सेम आ गया, ये कैथोड है ये एनोड है, माइनस का माइनस आ गया। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर जो वैल्यूज लेंगे ना वो ऐसी लेंगे, और यहां पर भी जो वैल्यू लेंगे ना वो भी सेम ऐसी ही लेंगे। आई को समझ बात, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लेंगे, क्या लेंगे, सेम टू सेम लेंगे। और ये कौन सी वाली है, आयन से मेटल में जाना कौन सी है, आयन से मेटल में जाना कौन सी है, आरपी है, कौन है, आरपी है। तो मैं क्या करूंगा, आरपी वैल्यूज लूंगा बस, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज नहीं लूंगा, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज नहीं लूंगा, ओनली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लूंगा। क्या लूंगा, आरपी लूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ही लूंगा। अब आप आगे चल के अपने दिमाग में इस फॉर्मूले की बजाय चाहिए फॉर्मूला बिठा दो, क्योंकि इसी चीज से हम केमिकल सीरीज को भी समझेंगे। कुछ आई बात समझ में? तो आपको तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल माइंड को एकदम क्लीन कर दो, साफ कर दो, कुछ याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है सर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या है, ई नोड सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड और एनोड में जो वैल्यूज पुट करेंगे वो कौन सी करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज यूज करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को देखने का तरीका कैसे है कि आयन से मेटल जाना चाहिए, जैसे यहाँ आयन से मेटल, आयन से मेटल, अगर उसने घुमा के लिख रखा है मेटल से आयन में जाके वैल्यूज दे रखी है किसी की, तो आप उसे घुमा देना, अगर वो वैल्यूज प्लस में है तो आप माइनस कर देना, माइनस में है तो प्लस कर देना, बात खत्म। तो उसी तरह से आप उसको कन्वर्ट कर लेना इस फॉर्मेट में। मान लीजिए कि आपको ई सेल निकालने के लिए दिया हुआ है, चलिए बात कर लेते हैं इसी पे कि मान लीजिए आपको वैल्यूज दी हुई है, उसने कह रहा है कि आप है ना इसी में से ले लेते हैं कुछ वैल्यूज, चलिए हाँ आपको दी हुई है mg से mg प्लस 2, और इसकी मान लीजिए कोई वैल्यूज दे दी, माइनस में वैल्यूज दी होगी है ना, और अप्रोक्स ये कितनी के आसपास होगी, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होगी है ना, 2.45 मान लीजिए, मैं स्टैंडर्ड नहीं लिख रहा हूं पर मैंने मान लीजिए, ठीक है ना, ये कोई वैल्यू दी गई हो, वेरी गुड, कोई बात नहीं। और आपको एक वैल्यू दी गई है, वो कौन सी है, कौन सी ले इसमें से आप देखो जरा, चलिए ले लीजिए कोई सी भी, एफ ले लेते हैं ना, एफ। अब एफ की जो वैल्यूज दी हुई है वो +3 से एफ में जाने की दी हुई है ना, या एफ +2 में जाने की दी हुई है, ये मान लीजिए किस में दी हुई है, एफ प्लस में +2 में जाने की दी हुई है। और ये वैल्यू दी हुई है उसने कितनी, अप्रोक्स है ये 1.87 के आसपास दी हुई है, मान लीजिए ऐसा है ना, ये दी हुई है, ऑल्ट दोनों ही। अब आपको वैल्यूज निकालनी है, तो चेक करो पहली कंडीशन कि आप दोनों को, एक तो पहले तो क्या करो, इलेक्ट्रो पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल्स में लेके आ जाओ। रिडक्शन पोटेंशियल में लाने का मतलब क्या होता है, सर चार्ज ज्यादा है, कम हो गया, इसका मतलब गेन किया होगा, पक्का इसके जैसा ही इलेक्ट्रॉन गेन करके जाना, यस। इसमें क्या है, इसमें 0 था प्लस में गया, इसका मतलब तो ये तो लूज किया होगा, इसके जैसा है लूज करने वाला। और मुझे ये कन्वर्ट करनी है किसके जैसी, ये मुझे जो है वैल्यूज ये क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। तो कन्वर्ट करनी है तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं, चलिए कर दीजिए कन्वर्ट। तो मैंने भैया ये कन्वर्ट कर दी और इसको लिख दिया
ई एम जी प्लस 2 से एम जी, ठीक है, और ये हो गया आपका 2.45 वोल्ट, ठीक है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए आप किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन प्लस में, ध्यान रखना आरपी पॉजिटिव में, जिसका आरपी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा, बात समझ आ रही है, आरपी पॉजिटिव में, जिसका आरपी पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। मेरी बात समझे, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। और किसी का ओपी जितना ज्यादा पॉजिटिव में है, ध्यान रखना, ओपी जितना ज्यादा पॉजिटिव में है उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी हो जाएगा। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। जिसका आरपी जितना ज्यादा पॉजिटिव में उसका रिडक्शन जल्दी होगा, जिसका ओपी पॉजिटिव में जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, इसका रिडक्शन जल्दी होगा, इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। समझे क्या, मेरी बात समझे, ध्यान से सुनो। जिसका आरपी पॉजिटिव में जितना ज्यादा उसका उतना जल्दी रिडक्शन, जिसका ओपी पॉजिटिव में जितना ज्यादा उसका उतना जल्दी ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना। अब ये दोनों वैल्यू आरपी है, बोलो रिड्यूस कौन होगी जल्दी, सर ये पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, इसका होगा क्या, रिडक्शन। और रिडक्शन वाला क्या लिया जाता है, कैथोड। और जिसका कम होता है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, एनोड का काम कर देगा, और उसका क्या, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या है। तो लो भैया, मैं किस पे लूंगा इसको, ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू एमजी का क्या कर रहा हूं मैं, कैथोड में ले रहा हूं। तो ये आपने फॉर्मूला ये याद रखना है, सर ये कैथोड में है ना, तो mg प्लस 2 से mg माइनस, और एनोड में कौन होगा, एनोड में ये होगा, तो कहां से कहां गया, E नोट Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 तक गया। तो लिखो वैल्यूज, ये हो गया सर 2.45 माइनस, ध्यान रखना मैंने चेंज किया था, ये चेंज किया ना, देखो मैंने चेंज किया क्या, कि ये न्यूट्रल से पॉजिटिव में जा रहा है, तो अब मैंने कैसे लिखा इसको, पॉजिटिव से न्यूट्रल में जाना, उल्टा लिख दिया, तो ये माइनस का मैंने प्लस कर दिया। और दूसरी वैल्यू क्या है, 1.87, क्या है 1.87। अब आराम से इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि 2.5 पॉजिटिव वाली ज्यादा है, नेगेटिव वाली कम है, तो आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और अगर किसी का ई नोट सेल ऑलवेज पॉजिटिव आए तो वो स्पॉन्टेनिटी को बताती है। क्या बताती है, स्पॉन्टेनिटी को बताती है, ये बताती है कि उसका सेल काम करेगा, वर्क करेगा, गॉट इट, है ना। और दूसरा यही कि यही साथ में ध्यान रखना, आपसे ये दोनों चीजें इस चैप्टर में पूछी जा सकती है कि डेल्टा जी नोट या स्टैंडर्ड डेल्टा जी नोट आपका जो है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव। E नोट सेल इट शुड बी पॉजिटिव, बट डेल्टा जी नोट इट शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्वतः ही काम करने के लिए ये दोनों चीजें होना चाहिए, नहीं तो आपका सेल सेल्फ वर्क नहीं करेगा, खुद से वर्क नहीं करेगा, है ना। खुद से वर्क नहीं करेगा मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। आपको काम करवाना, हमें क्या है, हम काम करवा के मतलब उसको कुछ देख के फिर काम करवाए तो क्या मतलब इस बात का, हम क्या चाहते हैं, फायदे की बात, कि हम कुछ ना देर वो काम करे, यही तो बात है, फायदे वाली बात यही। तो ये भी यही चाहता है, स्पॉन्टेनिटी वाली बात चाहता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज है, ठीक है, कैलकुलेट कर ही लोगे इसको, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। आपका ये इसमें हो जाएगा 8, है ना, 8 आ जाएगा। और कितना है, अच्छा फ्लेक्स की वजह से दिख नहीं रहा है,
ठीक है, तो आपके पास हो गया, इससे ले लिए इधर 13, 8 गया तो ये आ गया आपका 5 और यहां रह गया आपका 1, तो ये आ गया 0.058 वोल्ट। तो पॉजिटिव में वैल्यू आ गई, और क्या चाहिए, पॉजिटिव में वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बड़े। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और ये चीज क्लियर भी हो गई होगी। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं नस्ट इक्वेशन पे। किस पे, नस्ट इक्वेशन पे। देखो भाई, ये शॉर्ट क्लास है, उसमें मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, तो आप ये क्वेश्चंस करना इस बेस पे। क्वेश्चन पे यही होगा कि आपको इस तरह से घुमा के रखेगा वो, है ना, वैल्यूज कम ज्यादा इस तरह की दे देगा। इसमें 1-2 टाइप्स के क्वेश्चंस और बनते हैं, ऐसे 4 टाइप्स या 5 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनकी बात हम करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाए एक बार, है ना, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे भी और भी क्वेश्चंस पे डील करेंगे। तो आई होप कि ये फॉर्मूला जो है वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें जो कन्वर्जन वाली वैल्यूज है उस पर आपको क्लियर कट रखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आरपी लेना है। ध्यान रखो, मैं इस वर्ड को बहुत टाइम यूज कर रहा हूं, बोल रहा हूं। मैं इतने टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इतने टाइम बोलने से आपको ये बात समझ आ जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हाथों हाथ यही अभी ही लर्न हो जाए, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। आ जाइए सीधी सीधी अगर हम बात करें तो नस्ट इक्वेशन, है ना, नस्ट इक्वेशन। अरे चल जाना भाई, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन की बात करें तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है ना। और ये कंसंट्रेशन सेल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो देखो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस, इस यहां पर जो भी वैल्यूज होती है उन सबको अगर आप कैलकुलेट करके रखोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। आपको क्या होगी, वैल्यूज मिल जाएगी। तो आप यहां क्या क्या रखते हो, 2.303 NF RT log क्वेसेंट, log क्वेसेंट, और क्वेसेंट की जगह किसी रिएक्शन को देख के क्या कर सकते हो आप, यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हो। क्वेसेंट जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शन ले रहा हूं, कोई रिएक्शन ले ली मैंने, और उस रिएक्शन को मैं लिखूंगा, मान लीजिए इसी की ले लेते हैं, जिंक की ले लेते हैं। जिंक क्या था आपका, किससे किस में गया, जिंक आपका किससे किस में गया, देखो जिंक आपका गया है Zn से Zn+2 में। देखो इसको भी लिखना सिखा देता हूं मैं, है ना, कई बच्चों को नहीं आता है, ध्यान रखना। कहां वैल्यू पुट की थी आपने, ये फाइनलाइज लेके आए थे दोनों डायरेक्शन में, कोई बात नहीं है यहाँ पे। और एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रही थी, ये हो रही थी, रिएक्शन ये हो रही है। देखो एनोड में क्या हो रहा है, जिंक से Zn+2 में गए, तो पहले जिंक था, क्या था, रिएक्टेंट साइड में जिंक था, तो ये किधर चला गया, प्रोडक्ट साइड में Zn+2 में चला गया। और देखो ये किस में, रिएक्टेंट साइड में क्या था, कॉपर+2 था, और प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, कॉपर में चेंज हो गया। ठीक, आ गई होगी बात समझ में कि इसको देख के सेल रिएक्शन कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है। अब आपको है ना, यहां पर जो वैल्यूज रखोगे क्वेश्चन की जगह, वो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखोगे, यानी कि ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ध्यान रखना, यहां प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा तब यह माइनस होगा। अगर मैंने घुमा दिया, घुमाने का मतलब मैं रिएक्टेंट को ऊपर ले गया, प्रोडक्ट को नीचे ले आया, प्रोडक्ट नीचे और रिएक्टेंट ऊपर आ गया, तो यहां प्लस आ जाएगा। मैथ्स का फंडा है ना कि नीचे की चीज ऊपर जाती है पलट के, तो यहां साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको पलट दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यहां माइनस है, यहां इसको पलटोगे तो इस पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात खत्म। तो आप इस बात का ध्यान रखना, अगर रिएक्टेंट ऊपर है तो यहां प्लस होगा। डायरेक्ट, कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछ ले भाई, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना।
इसीलिए आपको इस चीज का भी फोकस रखना है। तो मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ले रहा हूं तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस, है ना, साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मुझे जो वैल्यूज लेनी है वो क्या लेनी है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन। एन क्या है, एन क्या है, टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। देखो यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो आपके पास यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन चेंजिंग कितना है, 2, एन का नंबर 2। एन क्या है, कईयों को तो ये भी नहीं पता होता है एन क्या है ना, स्टोइकियोमेट्री रख देते हैं कई तो ध्यान रखना यहाँ पे चेंजिंग, टोटल चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और उसके बाद आपके पास फेराडे है ही यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू आपको पता ही है ना, 0 सॉरी लॉग लॉग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट, अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में आपके पास ये एक्वस में होता है और ये सॉलिड होता है। सॉलिड की वैल्यू हम नहीं लेंगे, सॉलिड की वैल्यूज हम नहीं लेंगे, वो ऑलवेज 1 होती है, उसको लेने का कोई फायदा नहीं होता है, इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो वही आएगी, इसलिए नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयन को लेना है। तो आपका आयन प्रोडक्ट साइड में कौन है, जिंक ओनली, तो आप यहां लगा दोगे Zn+2 अपॉन, इधर क्या है, ये तो सॉलिड है, ये एक्वस में है पानी में, इसको लोगे तो इसकी कंसंट्रेशन, किसकी, Cu की कंसंट्रेशन ये। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर यहां किसी ने स्टोइकियोमेट्री ऐड कर रखी होती ए, और यहां पे कोई स्टोइकियोमेट्री होती इस पे भी होती कुछ ना कुछ, इस पे होती है, तो सब पे अलग अलग स्टोइकियोमेट्री होती। तो अगर स्टोइकियोमेट्री दे रखी है, जैसे यहाँ 2 दे रखा है या 3 दे रखा है या 4 दे रखा है, तो वो जब आप यहाँ लिखोगे ना तो उसकी पावर में चले जाएगा। जैसे ना n है और ये m है, ये क्या है बेटा, मान लीजिए कि इसकी स्टोइकियोमेट्री m है, इसकी n है, तो इसकी पावर n होगी, इसकी पावर m होगी। कुछ आई बात समझ में, स्टोइकियोमेट्री का रूल नहीं भूलना है, स्टोइकियोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन में क्या है, और भी बहुत सारी चीज वो चेंज कर देगा। कहां कहां से चेंज करेगा, देखो लेवल बढ़ाएंगे तो यहीं से चेंज कर देगा, यहीं से, सब कुछ यहीं से। तो यहीं पे क्या क्या करेगा, एक तो कह देगा एट इक्विलिब्रियम पे, तो एक तो ये आने की चीज है तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम वाली। अगर एट इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो एट इक्विलिब्रियम पर जो ई सेल नोट है ना, सॉरी ई सेल जो है ना, ई सेल कंसंट्रेशन वाला, वो 0 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि भाई वो इधर प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड की जो रेट कन्वर्जन है वो क्या है, इक्वल है, तो दोनों ही क्या होगी, इक्वल है, तो इक्वलिटी भी चलेगी तो 0 हो जाएगी, है ना, चेंजिंग उसका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो गई, तो आपके पास वैल्यू पुट करोगे 0 इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को पूरी को 0 के इक्वल इधर लेके आ जाऊंगा, किसको, इस पूरी को पलट दूंगा, इस पूरी को उठा के 0 के इधर ले जाऊंगा, तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा, ई नोट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग पी अपॉन आर, पी अपॉन आर। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। और आपके पास देखो ये वैल्यूज है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट दिख ही रही है आपको, ये गैस कांस्टेंट होता है तो ये भी कांस्टेंट है। और टेम्परेचर जो है, रिएक्शन जो है वो 298 केल्विन पर करवाते हैं, 298 केल्विन पर, तो स्टैंडर्ड पोजीशन पे करवाएंगे तो आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, फेराडे आपका कांस्टेंट है ही। तो इस वैल्यू पे आप वैल्यू सब कुछ पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, यहां पे भी वही कैलकुलेशन हो जाएगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1,
और वो वैल्यू क्या होगी, ई सेल नोट इक्वल टू ये हो जाएगी 0.0591 अपॉन एन, एफ तो चला गया, एन लॉग कितना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप यहां पे ये जो जितना भी आपने लिखा है ना, ये कौन कौन सा, ये इस सब को हटा के आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे इन सबको हटा के क्या पुट कर सकते हो, 0.0591 अपॉन एन। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया। अब हम एग्जाम के टाइम पे सब जो फालतू की बात है न्यूमेरिकल के लिए उसे नहीं देखेंगे। हाँ, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, उसमें इस फॉर्मेट में कहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में वो आ गया हो। तो आपको यहां पर जो वैल्यूज रखनी है ना, वो ये वाली रखनी है, ताकि न्यूमेरिकल में आपकी कैलकुलेशन कम हो सके। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। अब जैसे इसमें तुम्हारे पास मान लीजिए कि पहले एक बार देख लो, इसको बनाना चाहो बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब देखिए जरा, यहां पे बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात करें तो कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थोड़ा स्टैंडर्ड उड़ा लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी की जो पीएच है ना, पीएच वैल्यू वो 10 दी हुई है, और हम जानते हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच, यही होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच, ये गिवन होता है। तो आप जानते हो log 10 बेस है, तो log 10 बेस है तो उसकी कितनी पावर है, 10, उसकी कितनी है, 10। तो इसकी जो वैल्यूज दी हुई है वो है, तो आप pH वैल्यूज रखोगे और log 10 बेस पे रखोगे, तो आपको क्या करना है, जहां आप वैल्यूज रखोगे ना, किसकी, इसकी HIN की, वो क्या रखोगे, 10 टू पावर माइनस 10, ये कंसंट्रेशन हो गई आपके पास। क्या रखोगे, 10 टू पावर माइनस 10, क्योंकि उसकी log 10 की बेस, log जो है 10, उसका बेस क्या है, 10 है, और उसकी pH कितनी दी हुई है, pH 10 दी हुई है। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज देखी, तो इसको रख दोगे आप कितना, 10 टू पावर माइनस 10। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट इक्वेशन पे वैल्यूज रख रहे हो, तो E नोट सेल 0, E नोट, अब यहां पर जो वैल्यू रखोगे वो किसकी रखोगे, इस सेल की वैल्यू रखोगे। और हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या होती है, देखो हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो 0 होती है, क्या होती है, 0। तो हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो 0 है, क्या है, 0 है। तो ये मैंने रख दिया यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू नोट लगा रखा है, इस पे नोट नहीं, सॉरी इस पे नोट नहीं, इस पे स्टैंडर्ड वैल्यू 0 होती है, वो वहां से ले लूंगा इसकी वैल्यू, ये पता होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि गिवन होगा क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं है, पता होना चाहिए। आपको पता क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। अभी फिलहाल हाइड्रोजन को तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। और अब क्या कर रहे हो, 0.0591 अपॉन क्या हो गया, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, है ना। यहाँ पे ना हाफ लिया है तो 1 चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। अब आपके पास क्या कंडीशन है कि लोग आपने यहां जो वैल्यू रखी है, किस पे, इसकी वैल्यू वो कितनी है, 10 है, कितनी है, 10। ई सेल इक्वल टू ई नोट, तो ये तो 0 हो गया भाई, ये तो 0 हो गया, माइनस, और इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0.0591 अपॉन 1 इंटू लॉग 10 टू पावर माइनस 10। इसको मैं आगे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10, इसको मैं यहां आगे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10। ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन, ये आ गया इधर आपका माइनस 10 और लॉग 10। ये पावर क्या होगी, यहां जाएगी, आप बहुत अच्छे से जानते हो,
log में a n की पावर है तो हो जाता है n log a, ठीक है ना। तो ये पावर इधर आ गई, सीधी सीधी बात है। तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है जी, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और log 10 की वैल्यू होती है 1, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 की वैल्यू हो गई 1, 1 से 1 करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो यानी कि वैल्यू प्लस में आएगी। कितनी आएगी तो आप देख सकते हो, अगर मैं एक पॉइंट इधर किसका हूं तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 591, 0.591 वोल्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से आपको जब यहां पर यूज करना है तो इसकी कोई कंसंट्रेशन दी गई होगी, है ना, ये तो आप जानते हो ना, कंसंट्रेशन दी गई होगी, तो सेल के अंदर कोई ना कोई इसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी, इसकी भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन दी गई होगी। आपने आप जब सेल रिएक्शन लिखते हो, जब आप सेल रिएक्शन लिखते हो ऐसे, तो जहां ये एक्वस कंडीशन होती है ना, जैसे यहां पे ये है, यहां पे देखते हैं, देखो यहां पे करवाते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे गिवन होता है ऐसे ब्रैकेट में 0.001, इसका होता है 0.01, ऐसे करके, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा, है ना, एम करके ऐसे दिया होगा। तो ये कंसंट्रेशन आपको सीधा पुट करनी है, और क्या है, कुछ भी हो सकती है, प्लस में हो सकती है, मतलब वैल्यू जो है इस तरह से दे सकती है, होल नंबर्स में हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, पर ऐसे होगी जिसको आपको यहाँ पे पुट करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड आपने चीजें समझ ली है। अब यहीं पे आप जो है एक चीज और समझोगे, क्या कि आप यहां पर log k भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, log k। इसको देख लो एक बार, फिर मैं रफ करता हूं। आई होप कि आपने देख लिया होगा। इसको देखो जरा, अगर आपसे, एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्या कि इससे आप क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, है ना। तो ये चीजें होगी। अब आपको एक चीज और निकालनी है, यहां देखो एक फॉर्मूला, एक फर्स्ट फॉर्मूला तो देख लो आप, ये रहा नंबर 1, नेक्स्ट इक्वेशन का नंबर 1 फॉर्मूला, यस, ये रहा, मतलब एक ये रहा, तो क्वेश्चन है तो उसको इसमें ले आए। दूसरा फॉर्मूला ये रहा नेक्स्ट इक्वेशन का। तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो थर्ड फॉर्मूला क्या है कि आप इसी क्वेश्चन की जगह पर देखो, इसी क्वेश्चन की जगह पर आपने ये रख दिया, इक्विलिब्रियम में मान के चले तो आपको ये आ गई, क्योंकि वो 0 हो गई। अब आप इसी जगह क्या रख सकते हो, आप रेट कांस्टेंट रख सकते हो, और मोस्टली इसके अंदर जो रेट कांस्टेंट रखी जाती है वो रखी जाती है इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब जब वो कह ही रहा है कि आप तो जी कैलकुलेट क्या करना है, रेट कांस्टेंट करना है, रेट कांस्टेंट कहां पर, एट इक्विलिब्रियम पर करना है। तो इक्विलिब्रियम पे तो हमें पता है कि सर ई सेल जो है ना नेक्स्ट इक्वेशन का होता है 0 होता है, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला पुट कर दो, यस। तो हमने फॉर्मूला उठा लिया, ये इक्वल टू ये हो गया 0.0591 अपॉन n, और हमने इस क्वोशिएंट की जगह क्या रखना है, k रखना है। क्या रखना है, k रखना है, और कौन सा है, इक्विलिब्रियम k रखना है। अब आपके पास कहानी है ये, ठीक है। आपको निकालना क्या है, log k निकालना है। अगर आपको सिर्फ log k निकालना है तो देखो जरा, n की तरफ चला जाएगा, e नोट की तरफ चला जाएगा, और ये किधर आ जाएगा, नीचे। तो मैं कर दूं ऐसा, log को इधर ला रहा हूं मैं ना, log के इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इस log के इधर ऊपर कौन है, e नोट सेल है, और इसके साथ में कौन आ गया, n आ गया, और नीचे कौन आ गया, 0.0591। तो ये लीजिए, आपके पास हो गया थर्ड फॉर्मूला रेट का। क्या हो गया, थर्ड फॉर्मूला हो गया रेट का। आई होप ये भी समझ में आ गया। अब आपको यहां पर कहानी क्या है, यहां पर हो सकता है कि वो आपसे log के कैलकुलेट करवाए, पर हो भी तो सकता है वो आपसे log के नहीं, ओनली के कैलकुलेट करवाए। तो अगर आपसे ये के कैलकुलेट करवाओगे तो आप क्या करोगे, log को इधर ले जाओगे, तो आपके पास हो गया इक्विलिब्रियम के,
और log इधर लाए तो log पड़ गया नीचे, कहां गया, log आ गया नीचे, ये 1/log, और आपका आ गया फॉर्मूला ई सेल इंटू n अपॉन 0.0591। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी समझने वाली बात और भी है। इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो एंटी लॉग। एंटी लॉग क्यों बोल सकते हो, अरे भाई 1/log उल्टा, log का उल्टा ही तो हुआ ना, log को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया अपने, तो 1 नीचे डाल दिया ना उसको, 1/log, log का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग ही तो होता है, log का उल्टा एंटी लॉग। तो अगर ये 1/log है तो इसको मैं एंटी लॉग लिख सकता हूं, यस, ई नोट सेल इंटू n अपॉन 0.0591। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ ही चुका है, किसका, log के निकालने का। तो log के निकालने का ये हो गया आपके पास फोर्थ फॉर्मूला, सॉरी log के नहीं, के निकालने का, क्या है, के निकालने। अब पता है आपके सामने समस्या क्या आने वाली है, सर ये दी हुई होगी तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, यस, रिएक्शन को देख के मैं पहचान लूंगा कि 10 इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी चेंज और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैं n लिख दूंगा। ओके, बहुत अच्छी बात है, नीचे तो वैल्यू दी हुई है, उसमें मेरे को इश्यू है ही नहीं, वेरी गुड। समस्या इसकी है कि एंटी लॉग कैसे निकालें। एंटी लॉग निकालने के लिए तो बड़ा ही परेशानी है, टेबल देखनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है, और ऐसे नहीं, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप तो जस्ट वैल्यू देख के चुटकियों में एंटी लॉग सोल्व कर दोगे, बस आपको तो सिर्फ वैल्यू दिखनी चाहिए, है ना। तो एंटी लॉग कहां ले अपन, एंटी लॉग लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि यहां एंटी लॉग समझा दूं। चलिए इसको रफ कर लेते हैं और थोड़ा सा एंटी लॉग पे बातें करते हैं, है ना, एंटी लॉग पे बातें कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहां एंटी लॉग लिख के, एंटी लॉग के सामने कुछ तो वैल्यू होगी, किसी चीज की वैल्यू होगी, एंटी लॉग लिखा होगा, सही। अब यहां एंटी लॉग के आगे जस्ट कोई वैल्यू आएगी, हाँ, वो कैसी भी फॉर्म में हो सकती है, यस, कोई इश्यूज नहीं। मैं ऐसा लिख देता हूं कि आपके पास जो वैल्यू है ना, वो मान लीजिए 2.3010 के आसपास है, कोई बात नहीं, 2.30 है, वेरी गुड, 2.30 है। तो अब आपको देखते ही आनी चाहिए निकालना, कैसे, कुछ मत करो, अगर ऐसा आ गया तो कुछ मत करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे पहचान लो एक बार, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2.030, बोलो सही बात है, यस। तो मैंने इस वैल्यू को 2 टुकड़ों में कर दिया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये कैसा नंबर है, होल नंबर है, पूरा है ना, पूरा है, और ये कैसा है, फ्रैक्शन नंबर है। जो होल नंबर है उसको तो ले जाओ 10 की पावर में, क्योंकि log बेस 10 होता है, तो इसको तो ले गए 10 की पावर 2, और जो फ्रैक्शन नंबर होता है उसको मैच करो कि किस log के आसपास की वैल्यू है। तो आपको पता है कि log 1 की वैल्यू हो गई 0, log 2 की वैल्यू हो गई, log 2 की वैल्यू क्या हो गई 0.3010, और log 3 की वैल्यू क्या हो गई 0.4771, सही। अगर ऐसा है तो तुम चेक करके बताओ ये किसकी वैल्यू होगी, ये 2 के पास मैच कर रही है सर, यस। तो 2 के पास मैच कर रही है तो किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है, तो 2 यहां डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर यानी इस पूरी जगह पे क्या लिख दोगे, 2 × 10⁻²। बोलो समझ आया नहीं आया, ये निकालना समझ आया नहीं आया, बोलो, आ गया ना, कैसे निकालना है, कुछ भी देखो, एक और प्रैक्टिस कर, अगर मान लीजिए आपके सामने कैलकुलेट करके एंटी लॉग के सामने आए, एंटी लॉग क्या है, 10⁻³ आ जाए। कोई बच्चा सोच रहा होगा, मेरे को पता है कि सर आपने तो ये लॉग देख के दे दी, लेकिन हमारे पास 3.31 आए तो फिर क्या करें, कौन सी सोचने वाली बात है।
तुम्हें तो ये पता लग ही गया होगा मेंटली, अब तो चेक कर लोगे कि सर पॉइंट से पहले वाली जो होल नंबर है उसको तो 10 की पावर 10 पे ले जाऊंगा, वेरी गुड। और जो ये है कौन सी फ्रैक्शन वाली, उसको चेक करूंगा कि कौन से लॉग के वैल्यू है या उसके आसपास की वैल्यू है। देखो तो चेक करो, लॉग 2 की वैल्यू होती है 3010, लेकिन यहाँ है 31, और log 3 की वैल्यू होती है 47, तो यहां मैं 3 तो नहीं लिख सकता। और इससे थोड़ी सी ज्यादा है तो ये कम से कम 2 पॉइंट फ्रैक्शन में आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 2 पॉइंट समथिंग कितनी, आप इसके जो है 10 डिवाइडेशन कर लो, मतलब 30 से 47 के बीच में 10 के हिस्से बनाओ। कितने हिस्से बनाओ, 10 हिस्से बना लो इसके, और उसके बीच आपका कहीं आए वैल्यूज तो वो देख लो, है ना। तो ये मेरे हिसाब से 1 से लेकर 7 तक चल रहा है, तो ये तो बस फिक्स है कि 2.1 के आसपास ही आएगा, 2.1 के आसपास या 2.09 के आसपास आएगा। क्या आएगा, 2.09 के आसपास ही आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि 7 तो 10 में तोड़ना है तो 1 का डिफरेंस से कम ही आएगा, तो मैंने वही ले लिया। तो 2.09 के आसपास की वैल्यूज आ जाएगी। आई होप कि ये वैल्यूज भी आपको समझ में आ गई होगी। बोलो यार समझ में आई? अगर समझ में आई है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ये वीडियो भी जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ये एंटीलॉग वाला सीन क्लियर हो गया? बोलो। तो आप शॉर्ट क्लास के अंदर कम से कम इन चीजों को तो अपने माइंड में स्टोर करके रखिए, है ना। ये चीजें तो ऐसी है। तो नस्ट इक्वेशन का आपका जो टोटल मैटर है वो लगभग फिनिश हो गया है। चीजें और भी है, कुछ क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, लेकिन आपको ये चीजें जो है ये तो सीधी सीधी माइंड में होनी चाहिए, ये तो सीधी सीधी माइंड में होनी चाहिए। जैसे क्लिक करे तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, उससे फॉर्म होंगे। तो ये आपको जो है मैंने 3-4 फॉर्मूलाज बता दिए, ये है। अब इसमें आपका एक गिब्स एनर्जी वाला रह जाता है, तो आप गिब्स एनर्जी का भी फॉर्मूला याद रख लेना। मैं बता देता हूं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -NFE0 सेल। क्या होता है ये आप याद रख लेना, है ना। तो यहां पर जो आपके पास फॉर्मूलाज है, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे उस टॉपिक के अंदर जो फॉर्मूलाज आते हैं वो हमने कवर कर लिए। कौन कौन सा फॉर्मूला था? एक तो सर हमने फर्स्ट में पढ़ा था E नोड सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। वेरी गुड। उसमें क्या बात याद रखनी है? उसमें ये याद रखनी है कि दोनों ही वैल्यूज, इस फॉर्मूले के अंदर दोनों ही वैल्यूज आरपी में लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लेनी है। उसकी पहचान कैसे होती है? कोई आयन सीधा मेटल में जा रहा हो, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आती है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में फॉर्मूलाज आपने फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ देख लिया था, नस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो। फिर एट इक्विलिब्रियम पे देखा तो आपको E नोट सेल यानी कि नस्ट इक्वेशन की हेल्प से आपको E नोट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ रहा। उसके अलावा आपको लॉग इक्विलिब्रियम निकालना है तो ये यहाँ रहा। इसके अलावा K निकालना है तो ये एंटी लॉग लेके ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहीं पे सोलिबिलिटी वगैरह निकालने का फॉर्मूला भी, इसी से सोलिबिलिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं। नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन से सोलिबिलिटी निकाल सकते हो, पीएच वैल्यूज निकाल सकते हो, पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने यहाँ देखा रेट कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपने वो देखी, है ना। तो सारी चीजें आपने देखी है, ये इसकी एप्लीकेशंस में आ जाती है। तो आई होप कि आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो पढ़ लेना। उसमें हो सकता है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन बने, ठीक है ना, कि क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस काम आती है, क्या क्या ट्राइटेशन में काम आती है, वो चीजें अपन इसमें देख सकते हैं। तो चार चीजें तो मैंने चार तो यही बता दिया आपको कि लॉग इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम रेट कैलकुलेट करने के काम आती है, सोलिबिलिटी कैलकुलेट करने के काम आती है, पीएच वैल्यूज कैलकुलेट करने के काम आती है ना, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के काम आती है। कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग ये भी तो निकालना पड़ सकता है ना, ये एपी की कंसंट्रेशन रेशो भी निकालना पड़ सकता है, ये भी तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और यहां से आप डेल्टा जी नोट भी निकाल सकते हो, ये आ गया। और इसकी हेल्प, डेल्टा जी की हेल्प से ई नोट भी निकाल सकते हो। क्या कर देना, इधर ले जाना किसको, एन को और एफ को। तो इस पूरे वीडियो में
आपको फर्स्ट टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वाले में अपन बात करेंगे किसके लिए, कंडक्टिविटी और फिर बैटरीज, तो पूरा अपना कवर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो, ताकि आपके इस सब्सक्रिप्शन से हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम इस पे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कंडक्टिविटी के साथ। जय।